Assalamu alaikum. Dear students, we have been discussing the concept of the Lattice energy, and in that we found that there is a difference between the experimental and the measured Lattice energy. And we came across with a concept that this is due to the phenomena of polarization that's happening in the molecules. And in order to account for this, the concept of polarization, that why there's a difference between an experimental and the theoretical Lattice energy, a scientist called as Fajon, and he formulated his rule called as Fajon's rule. और फजान्स रूल में उसने ये बताया कि फजान्स रूल से हम पोलराइजेशन जो है उसको हम कंप्लीटली क्वांटिटेटिव नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे एक या एक से ज़्यादा आयनिक कंपाउंड्स को तो हमें ये पता चलेगा कि किस में आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है और किस में कोवलेंट कैरेक्टर या आयनिक कैरेक्टर जो है वो कम है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे व्हाट्स कॉल्ड एज द फजान्स रूल एंड व्हाट आर इट्स डिफरेंट एप्लीकेशंस व्हाइल यूजिंग on the concept of the ionic bond. So let's try to understand what's called as the Fajon's rule. So we have what's called as Fajon's rule. So we have Fajon's rule. अब ये देख लीजिए, Fajon's rule में हमने ये देखा कि ये तब होता है जैसे आपके पास मान लीजिए कैटाइन, एक स्मॉलर कैटाइन, ये कैटाइन, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसका साइज कम है, और दूसरा हमारे पास एक बड़ा एनाइन है, बड़ा एनाइन जो कि नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। तो हमने देखा कि ये जो कैटाइन है, ये जो कैटाइन है यानी ये जो स्मॉलर कैटाइन है, स्मॉलर कैटाइन है, और हमारे पास जो लार्जर एनाइन है, लार्जर एनाइन है, इससे क्या होता है कि ये कैटाइन जो है ना, ये इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिफॉर्म कर देता है। यानी जाहिर सी बात है ये कैटाइन जो है इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर चार्ज ये इसको अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, अब अपनी ओर खींचने की वजह से देखो क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज इसका कैसा है। ये हमारे पास कैटाइन है, अब जो एनाइन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये स्फेरिकल नहीं रहेगी बल्कि ये डिफॉर्म हो जाएगी, इसका डिफॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो नेगेटिव पार्ट है ना वो इसकी तरफ पुल हो जाएगा, और आपको समहाउ आई विल गेट द शेप लाइक दिस। यहां पे पॉजिटिव चार्ज और यहां पे जनाब आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी मैं इसको यहां पे नेगेटिव लिख सकता हूं ऐसे। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है कंप्लीटली डिफॉर्म होके कुछ ऐसा बनेगा, आपको जनाब ऐसी डिफॉर्मेशन हो जाएगी। अब डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है, इसका इलोंगेशन हो गया, यानी ये स्फेरिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कन्वर्ट होगी ए टाइप ऑफ इलिप्टिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और उसकी वजह से ये जो है, उसकी वजह से अगर हम यहां पे देखेंगे जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कैटाइन और एनाइन, कैटाइन के बीच में आएगी, मतलब इस एनाइन और कैटाइन के बीच में आएगी, यानी ये स्प्रेड आउट हो जाएगी। ठीक है, और स्प्रेड होने का मतलब है कि नाउ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज एक्चुअली स्प्रेडिंग, नाउ इट्स नॉट रिमेनिंग एज एन आइसोलेटेड, जैसे कि यहां पे थी वैसे यहां नहीं रह रही। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसकी वजह से स्प्रेडिंग जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की होती है, यानी जब न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो उस टाइम पे इन कंपाउंड्स का जो बिहेवियर है वो कोवलेंट कंपाउंड से मिलता है। सो वी हैव कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन जैसे होती है, जैसे कोवलेंट बॉन्ड बनता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिमेन्स कंप्लीटली, जो शेयर्ड पेयर होता है वो न्यूक्लियस के बीच में रहता है, उसी तरह ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्प्रेड होती है बिटवीन द टू न्यूक्लियई, और इसकी वजह से इन कंपाउंड्स में आता है व्हाट्स कॉल्ड एज कोवलेंट कैरेक्टर। सो दैट कैरेक्टर इज कॉल्ड एज व्हाट कैरेक्टर,
कोवलेंट कैरियर। अब मुझे बताओ एक चीज, जब ये नेगेटिव चार्ज यहां पे आएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब यहां पे अगर हम देखेंगे, ये जो एनाइन का पॉजिटिव चार्ज होता है, ये भी इसको अट्रैक्ट करता है, यानी ये भी इसको पोलराइज कर सकता है। यहां पे कैटाइन पोलराइज एनाइन को करता है और एनाइन इन टर्न पोलराइजेस कैटाइन एज। लेकिन यहां पे कैटाइन की जो पोलराइजेशन होती है दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। कैटाइन का जो पोलराइजिंग पावर होता है, कहने को तो एक कैटाइन एनाइन को पोलराइज करता है और एनाइन कैटाइन को पोलराइज करता है, क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियस है। लेकिन देखा यह गया है कि कैटाइनिक पोलराइजेशन जो होती है वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है इन डिसाइडिंग द कोवलेंट कैरेक्टर। सो वी से दैट कैटाइनिक पोलराइजेशन इज इंपॉर्टेंट व्हाइल वी हैव टू डिस्कस द फजान्स रूल। और इस चीज को कि एक कैटाइन कितना इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पोलराइज करेगा, जितना ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पोलराइज करेगा उतना कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जितना ये स्ट्रांगली इसको पोलराइज करेगा उतना ये कोवलेंट के बॉन्ड के जैसा ज्यादा बनेगा। जितना ये ज्यादा बनेगा उतना उन आयनिक कंपाउंड्स का जो आयनिक कैरेक्टर है, जिसको हम मानते थे आयनिक कैरेक्टर, वो ज्यादा कोवलेंट कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी दे विल बी मोर लाइक कोवलेंट कंपाउंड्स एज कंपेयर। तो इस एक चीज को द टेंडेंसी ऑफ द कैटाइन to polarize the electron density of anion is called as polarizing power. Is it clear? तो हम पोलराइजिंग पावर को कैसे डिफाइन करेंगे? जो हमारे पास पोलराइजिंग पावर है, अब पोलराइजिंग पावर आप किसके लिए डिफाइन करेंगे? यू विल डिफाइन इट फॉर द कैटाइन और एनाइन। व्हाट आई टोल्ड यू दैट कैटाइन पोलराइजेस एनाइन, इन रिटर्न एनाइन पोलराइजेस कैटाइन, बट द पोलराइजिंग पावर in the phenomena of polarization, it's the cationic polarization, it's the cation polarizing anion is always important, and for that we define polarizing power. So what we define polarizing power is, we say it's the tendency of cation to polarize anion। तो इसको हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। किसके लिए डिफाइन करेंगे? कैटाइन के लिए। और टेंडेंसी ऑफ एनाइन टू गेट पोलराइज्ड, जैसे मैंने एक कैटाइन जो है यहां पे लिया, मैंने अब कैटाइन को फिक्स किया, लेकिन अगर आप एनाइन को चेंज करते हो तो उस टाइम पे भी फिनोमेना ऑफ पोलराइजेशन डिफरेंट होगा। तो टेंडेंसी ऑफ एन एनाइन टू गेट पोलराइज्ड, दैट्स कॉल्ड एज व्हाट? That's called as polarizability. So for anion we define polarizing power. Sorry, we define polarizability. This is defined for anions. Is it clear? Polarizability is defined for what? Anions. Polarizing power is defined for cations. Now what is polarizability? We say it is the tendency of an anion to get polarized. कितनी टेंडेंसी इसको होगी कि ये एक पर्टिकुलर कैटाइन से पोलराइज हो जाए? अब मसला ये है कि हमारे पास जो है पोलराइजिंग पावर किस चीज पर डिपेंड करता है, यानी किस कैटाइन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा और किस एनाइन की पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होगी। इज इट क्लियर? तो वी डिफाइन पोलराइजिंग पावर फॉर द कैटाइन, वी डिफाइन पोलराइजिबिलिटी फॉर द एनाइन। नाउ दिस पोलराइजिंग पावर जो हमारे पास है ये किस चीज पर डिपेंड करता है? ऑन व्हाट फैक्टर्स इट डिपेंड्स? फैक्टर नंबर फर्स्ट, जाहिर सी बात है ये दो चीजों का यहां पे। मुझे बताओ एक चीज, आपके पास एक कैटाइन है ना,
जितना इस कैटाइन का चार्ज ज्यादा होगा, जितना चार्ज ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज, सो इट विल डिपेंड अपॉन द चार्ज। जितना चार्ज ज्यादा, मोर द चार्ज, मोर द चार्ज, मोर इज पोलराइजिंग पावर, मोर इज पोलराइजिंग पावर। समझ आई बात? तो चार्ज जितना ज्यादा है, जैसे हमारे पास अभी Li प्लस है, दूसरा हमारे पास B+2 है, जरा मुझे बताओ किस पे चार्ज ज्यादा है? ये, ठीक है, चार्ज इसका ज्यादा है। या मैं दोनों को कंपेयर करूंगा, हमारे पास लिथियम प्लस है, Mg+2 है। पीरियोडिसिटी में आपने पढ़ा होगा, ये इनका और इसका साइज ऑलमोस्ट बराबर होता है, लेकिन चार्ज जिसका ज्यादा उसका पोलराइजिंग पावर जो है वो ज्यादा होगा। अब दूसरी बात, ये साइज पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द साइज, पोलराइजिंग पावर डिपेंड्स अपॉन द साइज। जैसे मैं आपको बताऊंगा, मान लीजिए आपको लिथियम प्लस है, आपके पास सोडियम प्लस है, तो दोनों का चार्ज अब बराबर है ना? तो अगर दोनों का चार्ज बराबर है तो उस टाइम पे हमारे पास जो है जिसका साइज कम होगा उतना पोलराइजेशन ज्यादा होगा। तो लिथियम का साइज कम है, मतलब इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। तो अभी तक हमने कितने फैक्टर्स पढ़े, पोलराइजिंग पावर किस किस पे डिपेंड करता है? पहली बात है, ग्रेटर द अमाउंट ऑफ द चार्ज, मोर इज द फिनोमिना ऑफ पोलराइजेशन। दूसरा, जितना साइज कम उतना पोलराइजिंग पावर ज्यादा, यानी पोलराइजिंग पावर जो हमारे पास है जिसको हम फाई बोलते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू Q by R, where Q represents the charge and R represents the radius, or that defines the size as well. Is it clear? इसके बगैर भी बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, वो भी हम डिस्कस करें। अब पोलराइजेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है? किस पे पोलराइजेबिलिटी डिपेंड करती है? जैसे मैं आपको बताऊंगा एक चीज, अगर हमारे पास एक लार्जर एनाइन है, लार्जर एनाइन है, लार्जर एनाइन का मतलब मैं आपको बोलता हूं, हमारे पास F नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, I नेगेटिव। जरा मुझे बताओ एक चीज, सबका चार्ज बराबर, अब इनमें से ज्यादा पोलराइज कौन करेगा? वो एनाइन जो बड़ा होगा, और बड़ा मतलब आयोडीन, क्योंकि इसका साइज क्या है? ज्यादा। तो हमारे पास जो लार्जर एनाइंस होते हैं, जो बड़े एनाइंस होते हैं, उनकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है। समझ आ रही बात? और दूसरी बात, मान लीजिए आपके पास O-2 है, N-3 है, जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा उतना साइज ज्यादा। तो इसका मतलब है N-3 जो है, N-3 जो है ये ज्यादा पोलराइज करेगा एज कंपेयर टू O-2, और जितना जितना व्हाट चार्ज ज्यादा एनाइन पे उतना पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। इज इट क्लियर? तो हम थोड़ा इसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ता हूं, फिर से आएंगे कैटाइनिक पोलराइजेशन पे, जो कि देखेंगे कि किस किस पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले बोला कि कैटाइन एनाइन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पोलराइज करता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, एनाइन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो बीच में आती है। आयनिक कंपाउंड्स में कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप होता है। The power, the tendency of cation to polarize electron density of anion is measured as polarizing power, or the tendency of anion to get polarized is called as polarizability. Polarizing power मैंने आपको बोला कि साइज पे डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड करता है। Greater the amount of charge, more is the polarizing power, और जितना साइज कम उतना पोलराइजिंग पावर ज्यादा। दूसरी बात, अगर हमारे पास चार्ज बराबर है, जो बड़े एनाइंस हैं वो ज्यादा पोलराइज करेंगे एज कंपेयर टू स्मॉलर एनाइंस, और जिन एनाइंस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है वो इनफैक्ट लार्जर होते हैं, और अगर लार्जर है तो उनकी पोलराइजेबिलिटी जो होती है वो ज्यादा होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मान लीजिए आपको एक कैटाइन में दूंगा जहां पे आपको बताना है कि किसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है,
तो मैं जो कि एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फजान्स रूल में, हमारे पास लेट अस सपोज दो कैटाइंस हैं, मेरे पास है कॉपर, मेरे पास है सोडियम। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे +1 चार्ज है, इस पे +1 चार्ज। अब इनका साइज जो है ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, तो कौन सी ऐसी चीज है जो डिसाइड करेगी कि पोलराइजिंग पावर किसका ज्यादा है? अगर आपका चार्ज बराबर है, अगर आपका साइज बराबर है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको हमें अंडरस्टैंड करना है, सबसे इंपॉर्टेंटली जो पोलराइजेबिलिटी या पोलराइजिंग पावर जिस पर डिपेंड करता है, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। सो वी हैव वन मोर फैक्टर, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। इस चीज को हमें अंडरस्टैंड करना है। किसका? कैटायन का। मैंने एनाइन का तो नहीं बोला, मैंने बोला कि अगर आपको पोलराइजेशन फिनोमेना को अंडरस्टैंड करना है तो आपको पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन को अंडरस्टैंड करना है। अगर साइज कैटाइन्स का बराबर है, अगर चार्ज कैटाइन्स का बराबर है, तब उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस डिसाइड करते हैं कि किसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, और जिसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा उसका उन मॉलिक्यूल्स का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने का मतलब है वो हम देखेंगे कि उसमें कौन कौन सी चीज आती, चेंज आती है। तो पहली बात है, हमारे पास 3 तरह के कैटाइन्स है जो कि पीरियोडिक टेबल में पॉसिबल है। पहला कैटाइन होता है जिसको हम बोलते हैं नोबल गैस कैटाइन्स। ये पहले टाइप का कैटाइन, दिस कॉल्ड एज नोबल गैस कैटाइन। सेकेंड कैटाइन इज विच इज कॉल्ड एज नॉन inert cation, and the third one is pseudo noble gas cations। ये देख लीजिए, इनको हमें अंडरस्टैंड करना। पहला नोबल गैस कैटाइन। तो हमारे पास कितने टाइप ऑफ कैटाइन्स हैं? वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कैटाइन्स। One is called as noble gas, another is called as non-inert, and one more is called as pseudo noble gas। So let's try to understand this. What is the meaning of this? कि क्या इसका मतलब है? ये देख लीजिए जनाब, देख लीजिए। पहली बात है नोबल गैस कैटाइन्स। नोबल गैस कैटाइन्स, मान लीजिए आपके पास सोडियम है, सोडियम हो गया कन्वर्ट इनटू Na पॉजिटिव। मुझे बताओ यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s1। अब अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, यानी 3s1 से इलेक्ट्रॉन निकल के आपको ये कैटाइन बनता है, यानी Na पॉजिटिव बनता है। जब आपको Na पॉजिटिव मिलेगा तो जरा बताओ, ये जो है शल, यानी अंदर वाली शल, जो एक शल तो निकल गई, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। जिनके आउटर मोस्ट शल में, जो आपका आउटर मोस्ट शल है, अगर इनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इफ इट कंटेन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन्स, सच कैटाइन्स आर कॉल्ड एज नोबल गैस कैटाइन्स। समझ आई बात? तो नोबल गैस वाले कैटाइन्स कौन होते हैं? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास बहुत सारे कैटाइन्स हैं जिनको टेंडेंसी है, बिकॉज 80% ऑफ द एलिमेंट्स आर एक्चुअली मेटल लाइक, तो यहां पे कैटाइन्स बनने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा रहती है। तो उस वजह से हमारे पास जो है जिन कैटाइन्स के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये देख लीजिए, 6 और 2 कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर इनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसका मतलब यह है कि इट्स कॉल्ड एज नोबल गैस कैटाइन। व्हाट इट्स कॉल्ड एज? इसमें तो नोबल गैस कैटाइन्स आर दोज व्हिच कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, और इसमें हमारे पास ये सारे कैटाइन्स आते हैं। लिथियम आता है Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Rb पॉजिटिव, Cs पॉजिटिव। समझ आई बात? बेरिलियम +2, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, स्ट्रांशियम +2 एंड बेरियम +2। याद रखिए जनाब, ये देख लीजिए, ये सारे कैटाइन इस कैटेगरी में आते हैं। यानी हमारे पास जो नोबल गैस कैटाइन्स हैं जिनके इनर, जो कि आउटर मोस्ट शेल है, उनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये हमारे पास जो S ब्लॉक कैटाइन्स होते हैं, ये इनमें
सब में 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में होते हैं। अब होता ये क्या है कि अगर मान लीजिए आपके पास सोडियम है, अब सोडियम का हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है एस और पी में, तो होता यह है कि यहां एस और पी जो है इनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा है, ये न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड कर देते हैं। एस और पी सबसे ज्यादा कौन करता है? एस, उसके बाद कौन करता है? पी, पढ़ा होगा आपने। एस और पी जब शील्ड न्यूक्लियर चार्ज को करेगी, यानी ये बंद करती है न्यूक्लियर चार्ज को, और अगर न्यूक्लियर चार्ज बंद होता है तो इसका जो इंपैक्ट होगा ना दूसरे एनाइंस पे उतना ज्यादा नहीं होगा। बट ऑब्वियसली इनमें इनका पोलराइजेशन ज्यादा होगा क्योंकि यहां पे +2 चार्ज है, साइज कम है, और यहां अल्कली मेटल्स में लिथियम का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा क्योंकि इट्स स्मॉलर कैटाइन। समझ आई बात? तो हमारे पास होता क्या है, क्योंकि इनमें आउटरमोस्ट शेल एस एंड पी होता है, एस और पी के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से स्फेरिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनती है जो कि सारे न्यूक्लियस को कवर करती है, और सारे न्यूक्लियस को कवर करने के बाद जो है उसकी वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है वो सरफेस पे नहीं आता है, और इस तरह से इनका पोलराइजिंग पावर जो होता है वो कम होता है। ये हुई एक बात। दूसरी बात हुई नॉन इनर्ट। नॉन इनर्ट को अगर हम देखेंगे, अब नॉन इनर्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, नॉन इनर्ट कैटाइन्स किनको हम बोलते हैं, मैं पहले पढ़ाऊंगा आपको सीडो नोबल गैस, और उसके बाद जो रहते हैं दे विल बी व्हाट वी से एज व्हाट्स कॉल्ड एज नॉन इनर्ट, सीडो नोबल गैस। सीडो नोबल गैस कैटाइन्स किनको बोलते हैं? तो हमारे पास जो इनर्ट है उनको क्या बोलते हैं, जिनमें 8 होंगे। सीडो नोबल गैस कैटाइन्स देखिए क्या। मान लीजिए आपके पास कॉपर है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 then it's 3s2 3p6, then it's 3d10 and 4s1। ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो बात समझ में आई? अब जनाब देख लीजिए क्या है, अगर मान लो कॉपर +2 में कन्वर्ट हो, +1 में कन्वर्ट हो गया, जरा बताओ। +1 का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जब इलेक्ट्रॉन गया, जरा मुझे बताओ यहां से लेके यहां तक इलेक्ट्रॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स? ठीक है, एक तो हो गए 10, फिर हो गए 6, फिर हो गए 2, हो गए 18। अगर कैटाइन के आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनको हम बोलते हैं सीडो नोबल गैस। ये यूजुअली होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। क्या होते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स। तो दिस कैटेगरी में हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स आते हैं। और ये बात याद रखिए जनाब, जिनके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल कैटाइन्स। और इनका सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर होता है, सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर। और समझ आई बात? यानी अगर मैं आपको लेता हूं कॉपर, इसका पोलराइजिंग पावर इसके Na पॉजिटिव से काफी ज्यादा होगा। Na पॉजिटिव और इसका साइज बराबर ऑलमोस्ट, लेकिन इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा। पोलराइजिंग पावर ज्यादा मींस, पोलराइजिंग पावर ज्यादा मींस कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। वो समझ आई बात? तो यहां पे इस चीज को अंडरस्टैंड करना। इसी तरह अगर मैं ऐसे लिखता हूं, हमारे पास जिंक है, जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ जिंक का। 1s2 2s2 2p6 3s2 then it's 3p6 then it's 3d10 then it's 4s2। जरा जनाब मुझे बताओ, बताओ ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले, ये शेल जो है इसमें कितने रहे? 18 इलेक्ट्रॉन्स। पोलराइजिंग पावर जबरदस्त होगा इसका। ये जिंक +2 एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा देन इट्स काउंटर पार्ट, जिसका साइज ऑलमोस्ट जिंक के बराबर होगा। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स जो है उनमें पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है। और उसमें से भी अगर मान लो ट्रांजिशन मेटल्स का साइज बराबर है, चार्ज बराबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बराबर है, उस टाइम पे सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर होता है 6d फॉलोड बाय 5d फॉलोड बाय 4d फॉलोड बाय व्हाट 3d। ठीक है, इसमें से 6d भी तो आया है क्योंकि अभी पहले ही इनकम्प्लीट था, अब इसमें एलिमेंट्स आए हैं। तो इसका मतलब यह है कि जितना आप नया नीचे जाओगे
उतना पोलराइजिंग पावर इंक्रीज करेगा, इवन इफ दे ऑल हैव द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दे ऑल हैव द सेम साइज, दे ऑल हैव द सेम चार्ज। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास मान लीजिए जिंक +2, कैडमियम +2 और हमारे पास मरकरी +2 होगा, ये जनाब 3D सीरीज का, 4D सीरीज का, 5D सीरीज का, तो सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर, जितना नीचे जाओगे उतना पोलराइजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर आप एस ब्लॉक में देखोगे, जितना आप नीचे जाओगे उतना पोलराइजिंग पावर डिक्रीज करेगा। पढ़ा है पीरियोडिसिटी में, आपने पढ़ा होगा व्हाट्स कॉल्ड एज लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। इज इट क्लियर? सो लेंथेनाइट कंट्रैक्शन क्या बोलता है, जितना आप नीचे जाते हो उतना साइज कंप्रेबल बनता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, उसकी वजह से पोलराइजिंग पावर नीचे जाने पे इंक्रीज करेगा। दैट्स द कंसेप्ट ऑफ व्हाट्स द फिनोमेना, व्हाट्स कॉल्ड एज द व्हाट वी से एज लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। इज इट क्लियर? तो ये है सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले कैटायंस, और जितना आप डी ब्लॉक में नीचे जाओगे उतना पोलराइजिंग पावर इंक्रीज करेगा। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है, जितने भी कैटायंस इसके बगैर बचते हैं वो सारे के सारे कैटायंस आते हैं नॉन इनर्ट में। तो हमारे पास डी ब्लॉक भी आए, हमारे पास एस ब्लॉक भी आए, अब हमारे पास बचते हैं कुछ कैटायंस। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 31, अगर मान लो आपके पास गैलियम +1 होगा तो इसका पोलराइजिंग पावर कितना होगा? वो समझ आ रही है बात? जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2p6 3s2, then it's 3p6, then it's 3d10, then it's 4s2, then it's 4p1. Is it clear? or is it clear? वो समझ आ रही बात? अब जनाब यहां पे देख लीजिए, जरा देखो, अभी मैंने आपको क्या बोला, ठीक है, जो ट्रांजिशन वाले होते हैं उनमें कितने होते हैं 18। अब देखो जरा मुझे गैलियम +1 का ये निकालो। अगर आपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकाला, यहां देखो कितने बचे, लेकिन किस में देखना है ये इंपॉर्टेंट। एक तो हो गया n जो सबसे आउटर मोस्ट है, उसके बाद n-1 में, n एंड n-1 में देखना। समझ आ रही बात? वहां पे हम सिर्फ n में देखते थे, लेकिन यहां पे हमें n और n-1 में देखना है। तो ये हो गए जनाब सीधे 18 और 2 हो गए 20। तो इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? देयर आर 20 इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन दिस। और इज इट क्लियर? तो अगर 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर कैटायंस के बाहर वाली, यानी बाहर वाली शेल जो है और बाहर से लेके जो अंदर वाली शेल है, अगर उसमें 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनको हम बोलते हैं नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायंस। इज इट क्लियर? ओ इज इट क्लियर? ये जनाब सारे के सारे आपको मिलेंगे कहां पे? जो आपका पी ब्लॉक है, जो नीचे वाला पी ब्लॉक है, उस पी ब्लॉक में ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। तो हमारे पास जो है 3 तरह के कैटायंस है, 3 तरह के कैटायंस हैं। वन इज इनर्ट, अनदर इज सीडो नोबल गैस, एंड थर्ड वन इज नॉन इनर्ट। Now we have differentiated all the cations and I told you, मान लीजिए अगर मैं आपको देता हूं let us suppose Sn+2, तो आपको एकदम से पता चलना चाहिए that this is non-inert because it belongs to what block? P block, and if it belongs to P block then it's a non-inert configuration cation. Oh, is it clear? बात समझ में आई? तो P block वाले cations जो नीचे आएंगे they are non-inert, ठीक है। डी ब्लॉक दे आर द सीडो नोबल गैस, एंड एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो होंगे दे विल हैव द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब लेकिन पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा किसका होगा? पोलराइजिंग पावर कैटायन का सबसे ज्यादा होगा, दैट इज सीडो नोबल गैस। सीडो नोबल गैस का सबसे ज्यादा होगा, फॉलोड बाय व्हाट्स कॉल्ड एज नॉन इनर्ट एंड फॉलोड बाय इनर्ट। सो दिस इज एन ऑर्डर, यानी एस ब्लॉक एलिमेंट्स का पोलराइजिंग पावर सबसे कम पोलराइजिंग पावर का मतलब है कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम। कोवेलेंट कैरेक्टर कम होने का मतलब है दे विल फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स, एंड दैट्स द रीजन वी से दैट एक्चुअली इट्स द ओनली एस ब्लॉक एलिमेंट्स जिनमें की मेजॉरिटी ऑफ द कंपाउंड्स आयनिक होते हैं। वो बात समझ में आई? तो वजह यही है कि हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स,
The reason is because their polarizing power is very, very less. While as these type of cations, whether it's a pseudo noble gas or non-inert noble gas, they actually form what we say, if they form ionic compounds with a certain molecules, they does have what's called as the covalent character. Is it clear? वो बात समझ में आई? So we have three types of cations defining their electronic configuration. सबसे ज्यादा polarizing power D block का, उसके बाद P block के cations का, उसके बाद S block का, और polarizing power का मतलब है more covalent character, and that actually changes the properties of the ionic compounds from ionic compounds to covalent compound. बात समझ में आई? तो अब हम उसके जो ट्रांस या बाकी चीज है वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में. फैजॉन्स रूल का जो बेसिक्स है वो मैंने आपको क्लियर यहां पे किया है, ठीक है. तो अब उसके बाद हमारे पास ट्रांस आएंगे, दैट विल बी डन इन द नेक्स्ट लेक्चर. प्लस वी हैव वन मोर लेक्चर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट विल बी कंप्लीटेड. एंड थैंक यू वेरी मच.